नमस्कार मित्रों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में आपको भूकंप के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ यदि प्रतियोगी परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भूकंप क्या है, भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के भूपटल पर जब पहली बार भूकंप की पहचान की जाती है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती है, भूकंप का मापन कौन से यंत्र से किया जाता है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है और भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। ऐसे ही आपको मैं बहुत सारे सवाल बताने जा रहा हूं इस वीडियो क्लास में, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिवर्ष सवाल पूछे जाते हैं। तो साधारण शब्दों में दोस्तों, भूकंप होता क्या है? अपनी पृथ्वी के भूगर्भ में जो कंपन उत्पन्न होता है या पृथ्वी के भूपटल पे जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को अपन भूकंप कहते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये जो भूकंप होते हैं वो आम तौर पे 3 भागों में बांटे गए हैं। भूकंपों का वर्गीकरण किया गया है सामान्य भूकंप के रूप में, माध्यमिक भूकंप के रूप में और गहरे भूकंप के रूप में। ये भूकंपों का 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है भाई। ऐसे भूकंप जिनका उद्गम 50 किलोमीटर की गहराई पर होता है उन्हें सामान्य भूकंप कहा जाता है, और ऐसे भूकंप जिनका उद्गम 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक होता है उन्हें माध्यमिक भूकंप कहा जाता है या मध्यम भूकंप कहा जाता है, और ऐसे भूकंप जिनकी गहराई 250 किलोमीटर से लेकर 720 किलोमीटर तक होती है उन्हें गहरे भूकंप कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, पृथ्वी के भूगर्भ में कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। भूकंप का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है भाई। जिन 3 भागों में भूकंप का वर्गीकरण किया गया है वो मित्रों इस प्रकार है। एक तो है सामान्य भूकंप, ये दोस्तों 50 मीटर गहरे होते हैं। एक होता है माध्यमिक भूकंप, ये 50 से 250 किलोमीटर गहरे होते हैं। और एक होता है गहरा भूकंप जो 250 से 720 किलोमीटर गहरे होते हैं। अब देखिए आप, अब यहाँ मित्रों सवाल ये पूछा जाता है कि भूकंप के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसे सीस्मोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत ही गजब का सवाल है। सीस्मोलॉजी भूकंप के विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। आप ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ लिया जाए भूकंप का मापन या पहली बार भूकंप का अंकन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से भूकंप के पता लगाया जाता है या हमें भूकंप के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो ध्यान रखना, भूकंप के अध्ययन को तो सीस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का पता जिस यंत्र से लगाया जाता है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो भूकंप है इसकी तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से। रिक्टर का जरूर ध्यान रखना आप, रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जबकि ये जो सीस्मोग्राफ है इससे पहली बार भूकंप का मापन किया जाता है। सीस्मोलॉजी है ये भूकंप के अध्ययन का विज्ञान है। अब देखिए आप, जो रिक्टर पैमाना होता है इस पर यदि भूकंप की तीव्रता 6 या इससे अधिक होती है तो यह भूकंप एक विनाशकारी माना जाता है। यानी इस टाइम पे अत्यधिक जान और माल की क्षति होती है। अब देखिए 26 जनवरी 2001 को भारत के गुजरात राज्य में जो भूकंप आया था उसकी जो रिक्टर स्केल पर जो क्षति थी वो 6 से अधिक बताई जाती है भाई। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत में 6 से अधिक रिक्टर के स्केल का भूकंप कहाँ आया था? 26 जनवरी 2001 को आया था, गुजरात में आया था। आज के टाइम पे यदि देखा जाए तो प्रतिवर्ष पूरे विश्व में 8000 से भी ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो यहाँ से सवाल आने की प्रबल संभावना रहती है कि विश्व में कितने भूकंप प्रतिवर्ष आते हैं? लगभग 8000 से भी ज़्यादा। अब देखिए, भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप का फोकस सेंटर कहते हैं या उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। जहां से भूकंप सबसे पहले जन्म लेता है उस स्थान को कहते हैं भूकंप का केंद्र या इसे फोकस बिंदु कहते हैं। और भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही गजब के सवाल है मित्रों। ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि अधिकेंद्र या एपिसेंटर क्या होता है।
धरातल का वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप की तरंगे महसूस की जाती है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। और भूगर्भ का वह स्थान जहां पहली बार भूकंप का पता चलता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं या भूकंप का फोकस बिंदु कहते हैं। अब देखिए आप आगे की जानकारी पूछ लेगा आपसे कि समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आइसोसेस्मल लाइन या समभूकंप रेखा। जिस प्रकार समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट के नाम से जाना जाता है या आइसोहाइट के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही संपूर्ण पृथ्वी पर समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। पृथ्वी पर समान वायुदाब वाली मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबार कहा जाता है और पृथ्वी पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है। तो ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि अपनी पृथ्वी के ऊपर समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोसेस्मल कहा जाता है या समभूकंप रेखा। अब यहाँ ये जो अगला सवाल है ये और भी खतरनाक सवाल है मित्रों, क्योंकि आपसे पूछ लेगा किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, यानी पृथ्वी के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ महसूस किए जाते हैं, एक साथ अनुभव किए जाते हैं, उसे कहा जाता है होमोसेस्मल रेखा या सहभूकंप रेखा। तो सहभूकंप रेखा कह दीजिए चाहे होमोसेस्मल लाइन बोल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोसेस्मल लाइन या सहभूकंप रेखा वह होती है जहां पृथ्वी पर एक साथ अनुभव किए जाने वाले भूकंपीय स्थानों को मिलाया जाता है और पृथ्वी पर समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है समभूकंप रेखा या आइसोसेस्मल रेखा। अब देखिए मित्रों आप आगे की जानकारी, यहाँ आपसे दोस्तों सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मर्केली मापक होता है, ये जो मर्केली मापक होता है इससे भी भूकंप की तीव्रता का मापन ही किया जाता है। जो मर्केली स्केल होता है इससे भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये तीव्रता मापने का एक यंत्र है। ये जो मापक होता है ना दोस्तों ये एक गुणात्मक होता है जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव से इसके विनाशकारी प्रभाव आदि के आधार पर विकसित किया जाता है। तो ध्यान रखना मर्केली स्केल भी भूकंप मापने का यंत्र है, ये एक गुणात्मक स्केल है और ये भी आप ध्यान रखना कि इसमें इंद्रियों के माध्यम से भूकंप का पता लगाया जाता है। अगली हम पढ़ रहे थे दोस्तों रिक्टर स्केल के बारे में कि ये जो रिक्टर स्केल है ना ये क्या काम करता है। दोस्तों रिक्टर स्केल इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये एक लॉगरिथम स्केल है यानी एक गुणात्मक स्केल है। इस स्केल के ऊपर 1 से 9 इकाइयाँ लिखी होती है भाई, या 1 से 9 तक की दोस्तों संख्याएँ लिखी होती हैं और इसमें जो ये प्रत्येक संख्या है ना ये अगली संख्या अपनी पीछे वाली संख्या के 10 गुणे परिणाम को दर्शाती है। कहने का मतलब है यदि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6 है और उसके बाद में दोस्तों यदि 7 दर्शाई जाए तो ऐसे मान लेना 7 अंक वाला भूकंप 6 अंक वाले भूकंप से 10 गुना अधिक विनाशकारी है। समझ में आ गया होगा। पूछा जाता है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से। इंद्रियों के माध्यम से भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है? मर्केली स्केल। और भूकंप का पता या भूकंप का अंकन करने वाला यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। पूछ लेगा रिक्टर स्केल पे जो कितने संख्याएं लिखी होती है 1 से 9 तक लिखी होती है और प्रत्येक अगली संख्या पीछे वाली संख्या के 10 गुना परिणाम को दर्शाती है भाई। समझ में आ गया। अब देखिए आप आगे की जानकारी। आगे की जानकारी मित्रों थोड़ी इस प्रकार है। आपसे पूछ लेगा यहाँ परीक्षा के अंदर कि सुनामी क्या होता है। ये जो सुनामी है मित्रों ये एक जापानी शब्द है जिसका नाम है त्सुनामी। तो जापानी शब्द त्सुनामी से बना है ये सुनामी। सुनामी होता क्या? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को, यदि महासागरों वाले भाग में भूकंप उत्पन्न होते हैं और उस भूकंप के विस्फोट के कारण जब महासागरीय समुद्री लहरें ऊंची उठती है और तटों की तरफ दौड़ती है तो उसे ही दोस्तों सुनामी कहा जाता है। ये सुनामी बहुत ही प्रलयकारी समुद्री लहरें मानी जाती हैं। 2004 में अपने हिंद महासागर में आई सुनामी से भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काफ़ी क्षति पहुंची थी। तो पूछ लिया जाएगा जब भारत में 2004 में हिंद महासागर से सुनामी आई थी
उस टाइम पे भारत का कौन सा भाग बहुत ज़्यादा नष्ट हो गया था या जहां बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी, उसका नाम है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह में भी दोस्तों ग्रेट निकोबार में जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था भाई। अगली जानकारी देखिए, क्राकाटोवा, ये क्राकाटोवा मित्रों इंडोनेशिया में है। यहाँ पर 1983 में सुनामी आई थी। तो पूछ लेगा कि क्राकाटोवा इंडोनेशिया में सुनामी कब आई थी? सन 1983 ईस्वी में आई थी भाई। ठीक है मित्रों, आगे की जानकारी भी आप देख लीजिए। बहुत ही विनाशकारी सुनामी बताई जाती है ये क्राकाटोवा इंडोनेशिया वाली सुनामी। और देखिए आप आगे की जानकारी, समस्त विश्व के जो 2/3 भूकंप है वो परिप्रशांत पेटी में आते हैं। जो प्रशांत महासागर का परिक्षेत्र है, जिसे मतलब ज्वालामुखी के मामले में फायर रिंग ऑफ पैसिफिक के नाम से जाना जाता है या अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप प्रशांत महासागर की जो परिमेखला है वहीं पर देखने को मिलते हैं। भारत का जो भूकंप क्षेत्र है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है मित्रों कि भारत का जो भूकंप क्षेत्र है वो कौन सी पेटी में आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। दोस्तों भारत के अधिकांश भीषण भूकंप आते हैं हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में दोस्तों हिंदू कुश जो पर्वत है और जो किर्थर श्रेणियां हैं और जो सुलेमान श्रेणियां हैं वो भूकंप के लिए अत्यधिक संवेदनशील बताई जाती है। तो यहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में जो भूकंप का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है वो कौन सा माना जाता है? दोस्तों हिमालय पर्वतीय प्रदेश को माना जाता है। और भारत में जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ बहुत कम भूकंप आते हैं, क्योंकि देखो प्रायद्वीपीय भारत भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछ लिया जाएगा कि भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से ज़्यादा संवेदनशील है? तो हिमालय पर्वत। और भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अधिक सुरक्षित है? तो वो है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत। अब आपसे पूछ लेगा भारत में कच्छ के रण में भूकंप कब आया था? 1956 ईस्वी में। भारत में कच्छ के रण में जो भूकंप आया था वो 1956 ईस्वी में आया था। और आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कोयना भूकंप, ये कोयना भूकंप कब आया था? 1967 ईस्वी में। कोयना भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि कोयना भारत के कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ भूकंप कब दर्ज किया गया था? 1967 ईस्वी में। लातूर भूकंप कब आया था? लातूर भूकंप आया था भाई 1993 ईस्वी में। तो ध्यान रखना, 26 जनवरी 2001 को तो भारत के गुजरात में भूकंप आया था। लातूर में भूकंप आया था 1993 में। महाराष्ट्र के कोयना स्थान पर भूकंप आया था 1967 ईस्वी में। और भारत में कच्छ में भूकंप आया था 1956 ईस्वी में। उम्मीद करता हूं आपको भूकंप से संबंधित सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आप ऐसे ही नए वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए